बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित बल्तिस्तान कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस 2021 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, आप सारों को सादिक सलीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि आने वाले जो इम्तिहानात हैं गिलगित बल्तिस्तान कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, इनके हवाले से कुछ वीडियो लेक्चर्स जितना हमसे मुमकिन हो सकता है आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। तो उसी सिलसिले को जारी रखते हुए हमारे जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो रिफॉर्मर्स हैं उनके हवाले से आज हमारा दूसरा लेक्चर होगा। चूँकि पहला लेक्चर सब कॉन्टिनेंट के अंदर रिफॉर्मर्स के हवाले से शाह वलीउल्लाह के बारे में ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है, तो आज की इस लेक्चर में हम बात कर लेंगे सईद अहमद शहीद बरेलवी के बारे में। सईद अहमद शहीद बरेलवी की पैदाइश 1786 में होती है और बचपन से ही उन्हें शौक़ होता है कि वो मुसलमानों की हालत को पहले से बेहतर बनाएं, और उनका यही जज्बा उनके दिल में एक और सोच पैदा करती है, उनके दिमाग में एक और सोच पैदा करती है, और वो ये कि वो मुसलमानों की खिदमत करने के लिए, मुसलमानों की हालत को बेहतर बनाने के लिए एक रिलीजियस स्कॉलर बनना चाहते थे। लेकिन सईद अहमद शहीद बरेलवी के अंदर वो एबिलिटीज़ निस्बतन कम थी, जिसकी वजह से वो एक रिलीजियस स्कॉलर नहीं बन पाते हैं। अब उनकी जो शौक़ थी, अलबत्ता ये जो रिलीजियस स्कॉलर बनने का और मुसलमानों की जो डेवलपमेंट है उस पर काम करने का, उसके अंदर जो बचपन से जो जज्बा था, वो जज्बा उन्हें शाह अब्दुल अजीज़ के पास लेके आती है। जिन में रखें कि शाह अब्दुल अजीज़ शाह वलीउल्लाह के फर्जंद हैं, और कहा जाता है कि सईद अहमद शहीद बरेलवी खुद शाह वलीउल्लाह के करीबी नहीं बल्कि रिश्तेदार माने जाते हैं, लेकिन उनकी रिश्तेदारी इंतहाई उतनी करीबी नहीं थी, वो एक डिस्टेंट रिलेटिव माने जाते हैं। अब जब सईद अहमद शहीद बरेलवी शाह अब्दुल अजीज़ के पास आते हैं तो शाह अब्दुल अजीज़ सईद अहमद शहीद बरेलवी को एजुकेट करते हैं, फ्यूचर के बारे में उसे गाइडेंस देते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हर तरीके से उनकी रहनुमाई करते हैं। और शाह अब्दुल अजीज़ सईद अहमद शहीद बरेलवी को ये नसीहत करते हैं, ये आइडिया देते हैं कि अगर आप वाकई मुसलमानों की खिदमत करना चाहते हैं, मुसलमानों की हालत को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो लाजमी है कि जहाँ पे मुसलमान कमज़ोर हैं, जहाँ पे मुसलमानों को ज़रूरत है, उन जगहों पे उन मखसूस मुसलमानों के लिए आप अपनी ज़िंदगी में जिहाद कंडक्ट कर लें। इस बात से सईद अहमद शहीद बरेलवी मुतासिर हो जाते हैं और वो अपनी एम्बिशन को जिहाद की तरफ अभी शिफ्ट कर लेते हैं। अब उस वक्त की हालत, उस वक्त की सिचुएशन, उस वक्त के सियासी जो सिचुएशंस थे वो इस तरीके के थे कि जहाँ पे मुसलमान मजलूम थे वहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था कि मुसलमानों का कोई लीडर या फिर मुसलमानों का कोई बंदा उस हुक्मरान कौम के पास जाए और रिक्वेस्ट करने पर उसे उसके बराबर के हुकूक मिले। ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था, बल्कि इसके बरअक्स ये मुमकिन था कि जहाँ पे मुसलमानों को बराबर के हुकूक नहीं मिल रहे हैं, जहाँ पे मुसलमानों के हुकूक की पामाली हो रही है, जहाँ पे मुसलमान मजलूम हैं, महकूम हैं, वहाँ पे उनके हुक्मरानों के साथ जंग के भी कई वहाँ पे जंग होने के भी कई खदशात मौजूद थे। लेकिन सईद अहमद शहीद बरेलवी जंग के तौर तरीक़ों से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं थे, और इस लिहाज से उनके लिए जिहाद कंडक्ट करना इस वक्त मुमकिन नहीं था। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए शाह अब्दुल अजीज़ सईद अहमद शहीद बरेलवी को एक पठान आर्मी के कमांडर के पास भेजते हैं, और उस कमांडर का नाम था आमिर खान। आमिर खान एक आर्मी ट्रूप के कमांडर थे। पठान जो कौम है उनकी आर्मी ट्रूप्स के कमांडर थे आमिर खान। उनके पास शाह अब्दुल अजीज़ सईद अहमद शहीद बरेलवी को भेजते हैं। उनके पास भेजने का मकसद ये था कि वो सईद अहमद शहीद बरेलवी को सिखाएं कि जहाँ पे
ज़रूरत पड़े उस दुश्मन पे हमला कैसे तरकीब दिया जा सकता है, किस तरीके से हमला कंडक्ट किया जा सकता है, और कोई दुश्मन अगर आपकी फ़ौज पे हमला करे तो उस फ़ौज की डिफेंस किस तरीके से की जाती है, अपनी फ़ौज की डिफेंस किस तरीके से की जाती है, अपनी जान की हिफाजत किस तरीके से की जाती है, ये आइडिया सीखने के लिए सईद अहमद शहीद बरेलवी जो हैं आमिर खान के पास चले जाते हैं। 1821 ईस्वी में सईद अहमद शहीद बरेलवी हज करने जाते हैं, और हज से वापसी पे वो ये एम्बिशन, ये जज्बा और ये इस जोश से बरसगीर वो वापस आते हैं कि वो बरसगीर में रिटर्न होने के बाद वो अपनी वो जो उनकी जो सोच है जिहाद कंडक्ट करने का वो शुरू कर लें। तो 1821 में हज कर लेते हैं, और हज से वापस बरसगीर आने के फ़ौरन बाद वो अपनी जिहाद का जो अमल है उसको शुरू कर देते हैं। अब इस अमल को शुरू करने के लिए सईद अहमद शहीद बरेलवी सबसे पहले बरसगीर के मुख्तलिफ जगहों का दौरा करते हैं, उन जगहों का खुसूसन जहाँ पे मुसलमानों की आबादी थी, और अपना जो राय है, अपनी जो सोच है मुख्तलिफ मुसलमानों के साथ, मुख्तलिफ जगहों के मुसलमानों के साथ जब वो शेयर करते हैं तो कई मुसलमानों को जिहाद का ये जो जज्बा था पसंद आता है, और वो सईद अहमद शहीद बरेलवी की फ़ौज में दाखिल हो जाते हैं। तो अब एक वक्त ऐसा आता है कि बरसगीर के मुख्तलिफ जगहों से सईद अहमद शहीद बरेलवी के पास एक ग्रुप जमा हो जाती है जो कि काफ़ी ताकतवर होती है और दूसरे हुक्मरानों का वो मुकाबला कर सकती है। तो इसीलिए उन्होंने पंजाब के अंदर, बरसगीर में पंजाब के अंदर उस वक्त सिखों की हुकूमत थी और सिख कौम की हुकूमत थी, और उस वक्त मुसलमान जो है वहाँ पे कमज़ोर थे, सियासी तौर पे, मुआशी तौर पे और तालीमी तौर पे भी कमज़ोर थे। तो सबसे पहले सईद अहमद शहीद बरेलवी पंजाब के हुक्मरान जो सिख कौम थी उनको चैलेंज करते हैं कि वो उनके नीचे जो मजलूम मुसलमान है उनको आज़ादी दिलवाएंगे, और ऐसा करने में वो कामयाब भी हो जाते हैं। अब जब वो इनिशियली पंजाब के अंदर मुसलमानों को आज़ादी दिलाने में कामयाब हो जाते हैं तो उनकी जो जिहाद की जो तहरीक थी वो पूरे बरसगीर के अंदर, और बरसगीर के अंदर जितनी भी छोटी छोटी रियासतें थी सारों में वो मकबूल हो जाती है, उनकी जो जिहाद की जो तहरीक थी वो। अब इस मकबूलियत की वजह से बरसगीर के और भी कई जगहों से बहुत सारे मुसलमान आके उस जिहाद का हिस्सा बनते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि सईद अहमद शहीद बरेलवी की फ़ौज की तादाद 80,000 तक पहुंचती है, जो कि बरसगीर के मुख्तलिफ जगहों से ताल्लुक़ रखती थी। अब सईद अहमद शहीद बरेलवी की जो जिहाद की जो मूवमेंट थी वो ज़्यादा देर नहीं चल पाती है, और उसके पीछे कुछ वजूहात हैं। वजूहात में सबसे पहली जो वजह है वो है कि जिन मुसलमान हुक्मरानों ने सबसे पहले सईद अहमद शहीद बरेलवी की मदद की थी, वही मुसलमान हुक्मरान अब सईद अहमद शहीद बरेलवी की मुखालफत करने लग जाते हैं। उनके दिमाग में ये सोच आता है कि अब सईद अहमद शहीद बरेलवी के पास 80,000 फौज हैं और एक बहुत बड़ी ताकत है 80,000। अब जाहिर सी बात है जब वो पंजाब के अंदर सिखों को जब वो शिकस्त देगा तो ऐन मुमकिन है कि वो उसके बाद हमारे ऊपर हमला करे और हमारी जो बादशाहत है हमसे छीने, हमें तख्त से गिरा दे अपनी ताकत के बलबूते। ये उनके दिमाग में एक शक पैदा होता है, एक शुबा पैदा होता है उस वक्त के मुसलमान हुक्मरानों के दिलों में, उनके दिमागों में। तो इस वजह से अब वो क्या करते हैं, सईद अहमद शहीद बरेलवी का साथ देना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से सईद अहमद शहीद को जो सपोर्ट मिल रहा था, जो एक्सटर्नल सपोर्ट मिल रहा था मुस्लिम रियासतों से या फिर मुस्लिम बादशाहों से, वो सपोर्ट कम हो जाती है, क्योंकि मुसलमान हुक्मरान के दिलों में अब एक शुबा पैदा हो जाता है। यह थी पहली वजह उस जिहाद के आगे नहीं चलने की या फिर उसके नाकाम होने की। दूसरा जो वजह था वो ये था कि जैसा कि पहले अर्ज हुआ है कि सईद अहमद शहीद बरेलवी की जो फौज थी वो बरसगीर के मुख्तलिफ जगहों से आके इकट्ठी हुई थी, और जब वो इकट्ठी हुई तो किसी भी फौज के पास या फिर बहुत ज़्यादा जो फौज हैं 80,000 की तादाद की जो फौज थी उनमें से बेशतर फौज हैं
ان کا ذرائع آمدن کوئی نہیں تھا، 80,000 فوجی کا ذرائع آمدن کوئی نہیں تھا. تو اب وہ اپنی سروائیول کے لیے، اپنی روٹی اور کپڑا کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ جس جگہ میں وہ جاتے ہیں، جن مسلمانوں کے لیے وہ جہاد کرتے ہیں، ان مسلمانوں سے وہ ٹیکس وصول کرنا شروع کرتے ہیں، وہ اپنے لیے کھانا کھانے کے لیے اور اپنے لیے کپڑا وغیرہ جو بھی ضروریات ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے. اب بے شک ان کا جو مومنٹ تھا وہ بہت ہی اچھی مومنٹ تھی، مسلمانوں کو ظلم سے نجات دلانا چاہتے تھے، مسلمانوں کو آزادی دلانا چاہتے تھے. لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ اس وقت جو مسلمان مظلوم تھے آلریڈی، ان کے پاس اپنے کھانے پینے کے لیے چیزیں کم پڑ جاتی تھی، اور اس کے اوپر اس حالت میں سعید احمد شہید بریلوی کی جو فوج تھی، انہوں نے انہی ڈپریسڈ مسلمانوں کو، جو آلریڈی کمزور مسلمان تھے، ان پہ ٹیکس بھی لاگو کیا. تو اس وقت ان مسلمانوں کے دلوں میں ایک شبہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ اتنی ان کے اوپر پریشر ہونے کے باوجود ان کی اپنی روٹی اور کپڑا کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں ہے. اس کے اوپر سعید احمد شہید بریلوی کی فوج بھی ان پہ ٹیکس لگاتی ہے، جس کی وجہ سے ان مسلمانوں کے لیے ان کا جینا اور وہ ٹیکس دینا، ٹیکس پے کرنا مشکل بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو مسلمان رعایا تھی ان کی طرف سے بھی کیا ہوتا ہے، ان کے لیے جو سپورٹ تھا سعید احمد شہید بریلوی کی فوج کے لیے، وہ بھی دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتی ہے، کیونکہ وہ جو مظلوم مسلمان تھے وہ آلریڈی مظلوم تھے، تو وہ مزید کوئی ٹیکس پے کرنے کی حالت میں بالکل بھی نہیں تھے. اب تیسری جو وجہ تھی اس جہاد کی کمزور پڑ جانے کی، اگین یہی وجہ جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ سعید احمد شہید بریلوی کی فوج برصغیر کے مختلف جگہوں سے آئی ہوئی ایک اکٹھی فوج تھی، اور ہر بندے کا، ان کی فوج میں شامل ہر بندے کا جنگ کرنے کا، لڑنے کا جو طریقہ تھا وہ ایک دوسرے سے بہت ہی مختلف تھا. اور اسی بات پہ اس فوج کے درمیان بہت سارے مباحثے ہوتے تھے، بہت سارے ڈیبیٹس ہوتے تھے. کوئی کہتا تھا کہ میں جس طریقے سے جنگ لڑ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اور دوسرا فوج کہتا تھا کہ نہیں، میں جس طریقے سے جنگ لڑتا ہوں، میں جس طریقے سے لڑائی کرتا ہوں، میری جو قوم ہے وہ جس طریقے سے جنگ لڑتی ہے، یہ طریقہ زیادہ مفید ہے. تو اس بات پہ ان مسلمانوں کے اندر جو فوج تھی، 80,000 لوگوں کی جو فوج تھی، ان کے درمیان مباحثے زیادہ ہوتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے درمیان کا جو اتفاق ہے وہ نسبتاً دھیرے دھیرے کم ہوتا آ رہا تھا. اگر ان کو 80,000 فوج کو ایک فورس یا پھر ایک قوت جنہیں اکٹھا رکھ رہی تھی، وہ تھی سعید احمد شہید بریلوی کی لیڈرشپ، جنہوں نے 80,000 فوج کو اکٹھا رکھا تھا. لیکن اس فوج کے درمیان آپس میں ہی جب اختلافات آنے لگی، جب ان کو ایکسٹرنل سپورٹ ملنا بند ہو گیا، تو ان وجوہات کی وجہ سے سعید احمد شہید بریلوی کا جو جہاد مومنٹ تھا وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد وہ اپنی اختتام تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ تھا سعید احمد شہید بریلوی کے حوالے سے ہمارا آج کا ویڈیو. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ مزید ویڈیوز کے لیے، چونکہ ہمارے پاس ریفارمرز کی ایک لسٹ ہے، اس کے علاوہ اور بھی ٹاپکس ہیں، اور بھی سبجیکٹس ہیں، ان کے بارے میں بھی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے، ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور کہیں پہ کوئی امپرومنٹ کی ضرورت ہے یا پھر آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ شیئر کریں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. نگہبان. اپنا بہت سارا خیال رکھیں.